Hello, everyone. A very warm and happy good morning to you. What a beautiful day today. You all are going to have an amazing day today. बट स्टार्ट करते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। जीएस2 का एक टॉपिक लिया है हमने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इफ़ यू रिमेंबर कुछ साल पहले भी नहीं, कुछ टाइम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी सारे कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आ रहे थे और उसी टाइम पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। 2015 में एक क्वेश्चन आया था। नाउ यू माइट से कि मैम अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पुराना हो गया है। पहली तो बात है ये पुराना नहीं हुआ है, दिस इज एन लाइक एवरग्रीन टॉपिक। एंड सेकंड, जिस तरह का क्वेश्चन बना है और इसको किस तरीके से टैकल करना है, दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर। Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the Directive Principle of State Policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर कोई एक एक्ट के अंदर एक लाइन दी हुई है, उसी लाइन के ऊपर यू नो लाइक व्हाट इज डीपीएसपीज है ना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपीज। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिएबल है। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं होते हैं तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड यू कैन लाइक फाइल अ रिट पिटिशन ऑल्सो। डीपीएसपी में वैसा नहीं है। डीपीएसपी जो है ना, जनरली स्टेट को गाइडलाइन दी गई है कि भाई ये करना है। अभी तुम्हारे पास पावर नहीं है, अभी तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पर जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे पावर एंड रिसोर्सेज आता जाएगा, उस तरीके से यहाँ पे इस तरीके रिफॉर्म्स लेके आते रहने की इन सारी बातों का ध्यान रखना है, इन पे एक्ट, इन पे लॉज लेके आने हैं। तो डीपीएसपी इस तरह की गाइडलाइन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसी एक गाइडलाइन के अंदर एक गाइडलाइन है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये जो है मतलब देखो जनरली इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझो उसमें। ठीक है, मैं समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं ना, मैं थोड़ा आगे चली गई। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट इंडिया, जो इंडिया को रोक रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से पॉसिबल फैक्टर्स आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है कि वो इंडियन सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से, उस पर फुलफिल करने से, लागू करने से रोक रहे हैं। एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई डीपीएसपी के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर, अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो हल्की फुल्की डेफिनेटली देखो। उस वक्त पे जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब यूसीसी बहुत लाइक न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सडनली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है। ठीक है, तो उस वक्त पे जो जिसने भी तैयारी करी उसको ये पता था नहीं, तो ये बड़ा सिंपल होता है। आर्टिकल 44 है इसका। ठीक है, नाउ 44 सिमिलर ना, तो यूनिफॉर्म है 44, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको पॉसिबल फैक्टर पूछा है जिससे ये इनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वी हैव टू गो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग इन द वे, तो हमको वो बात करनी है। तो इसमें आप सारी बात करोगे, आप इसमें पॉलिसी की बात करोगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर को भी नहीं चेंज कर सकते, बट इट इज ब्रिंगिंग सम रिफॉर्म्स इनटू द सोसाइटी, इनटू द रिलीजियस ट्रेडिशंस आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर की बात करनी है, फिर आपको यहाँ पे पॉलिसी, पॉलिटिकल विल, इन सारी चीज़ों की बात करनी है, क्योंकि यही वो चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आप इकोनॉमी की बात नहीं करोगे, यहाँ पे आप एनवायरमेंट की बात नहीं करोगे, क्योंकि दीज टॉपिक्स, दीज पॉइंट्स हैव नथिंग टू डू विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बड़ा ही स्पेशल इसको रखना है। सब कैटेगराइज करके लिखोगे ना तो आंसर बड़ा ही सुंदर सा लगेगा और लगेगा कि हाँ सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है इसको इंट्रोड्यूस करना है कि अच्छा इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। फिर इंडिया के एफर्ट्स डालने कि अच्छा ये वाले एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरीके से एक ड्राफ्ट डाला गया है, बट दीज आर दी चैलेंजेस, और यू कैन से कि दीज आर दी रेजिंग वॉइसेस है ना, विच आर अगेंस्ट द यूसीसी कि इसको मत इनेक्ट करो। तो उसमें हमको सब कैटेगराइज करके लिखना है कि पॉलिटिकल विल हो गई, पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, सोसाइटी एंड कल्चर हो गया, इन सारे पॉइंट्स में लिखना है। एंड देन एट द एंड हमको 2 पॉजिटिव लाइनें लिखनी टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट व्हाई दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू थिंक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो लिख के आ जाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग द हैंग ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। ऑलराइट, लेट्स जंप टू द कंटेंट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा दिया हुआ है, किसमें, आर्टिकल 44 में, जो डीपीएसपी के अंदर आता है। नाउ ये मैंडेट है, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, इसीलिए इसको इनेक्ट करने के लिए अलग से लॉ बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट के अंदर जो चीज़ आ गई है उसको इनेक्ट करने के लिए आपको किसी तरह का लॉ, एक्ट, कुछ भी ऑर्डर वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑटोमेटिकली
एप्लीकेबल। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। डीपीएसपी के अंदर जो भी चीज है उसको आपको पहले देना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 के अंदर है, जो पर्सनल लॉ होते हैं ना, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, पारसी पर्सनल लॉ हो गया, इन सबको रिप्लेस कर देगा। जो ये सारे पर्सनल लॉज जो होते हैं ना, ये हमारे ट्रेडिशन पे, स्कल्पचर्स पे, जो कस्टम्स होते हैं, इन सारी चीजों पे ये बेस्ड होते हैं। तो इन सबको रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म इस तरह का रिलीजन के अंदर एक कोड लेके आया जाएगा जो हर एक सिटीजन के लिए बराबर होगा। ठीक है। तो बहुत बार देखो आपको लगेगा कि जो पर्सनल लॉ, जैसे पता है ये जो मुस्लिम ट्रिपल तलाक था ना, उस वक्त पे ये बड़ा था, अभी भी है, कि ट्रिपल की तलाक 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 बोल देने पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है। ठीक है। तो ये काफी पेट्रियार्कल नोशन था। इसी तरह के काफी सारे हैं कि हस्बैंड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इनटू द वाइफ्स लाइफ। तो उस पेट्रियार्कल नोशन को हटाने के लिए, और जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमन हो रहा है सदियों से, ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती है पर्सनल लॉ के अंदर। क्योंकि देखो अगर आप पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझोगे ना, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, बड़ा बड़ा डीप डाइव हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी। कभी किसी दिन हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आई डेफिनेटली डिस्कस कि किस तरीके से सोसाइटी और किस तरीके से जो रिलीजियस एंड पर्सनल लॉज हुए उस वक्त पे फॉर्म हुए थे, एंड व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर बिकमिंग इररिलेवेंट इन टुडेज टाइम। ठीक है। क्योंकि आज काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, सोसाइटी बड़ी डायनामिक होती है, तो उसके साथ में ये जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, इनको भी डायनामिक होना पड़ता है। तो यूसीसी डिजायरेबल है ताकि ये इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, जेंडर जस्टिस को प्रमोट कर सके, कि हस्बैंड एंड वाइफ हैज द इक्वल राइट, बी इट द मेल और बी इट द फीमेल, दे हैव द इक्वल राइट। ह्यूमन राइट, इट इज अबाउट द ह्यूमन राइट। कि आपने मैसेज पे ट्रिपल तलाक 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 बोल दिया, आपने व्हाट्सएप पे तलाक 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 लिख दिया, तो वो तलाक नहीं माना चाहिए। मतलब वो आपकी वाइफ की कोई रजामंदी नहीं है, वाइफ से कुछ पूछा नहीं गया है, नथिंग इज इन हर फेवर, ह्यूमन राइट नहीं है ना वो। ठीक है। सडनली आपको तलाक दे दिया गया है। द नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअल एस्पिरेशन विद चेंजिंग टाइम, बिकॉज if you see the society is changing, the mindset of the people are changing। और ये ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन के खिलाफ जा रहा है, कल्चर के खिलाफ जा रहा है, खुद ट्रेडिशन एंड कल्चर भी डायनामिक होते हैं। एवरीथिंग इज डायनामिक, इट हैज टू एडजस्ट। जैसे बोलते हैं ना, बहता पानी हमेशा साफ रहता है, अगर पानी एक जगह रुक गया तो वो सड़ जाता है। सेम गोज विद द सोसाइटी एंड द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस ऑल्सो, इट हैज टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। और ये एक प्रोग्रेसिवनेस ऑफ सोसाइटी की सिग्नेचर भी होते हैं। तो लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी है। दिक्कत में पहले क्या है कि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। कॉमन ग्राउंड कैसे नहीं है कि डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट पर्सनल लॉ हैं। हर एक कम्युनिटी के अंदर इतना ऑप्रेसिव पेट्रियार्कल नहीं है, कहीं पे है। कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जो वेरी करती है बहुत ज़्यादा, कि कहीं पे नहीं ये तो कंपलसरी है ही है, हमारा तो हो गई, और कहीं पे लगता है कि नहीं हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आसान नहीं होता है कि पूरे सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को एक कॉमन एक्सेप्टेड कोड के लिए उनको मनाया जाए, उनको बोला जाए। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कभी कभी, कि आप अपने ट्रेडिशंस को, आप अपनी जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं, इन सबको छोड़ के भारत सरकार ने एक नया लॉ ला दिया है, उसके अनुसार अब सारे काम होंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी वर्क्स ऑन दीज ट्रेडिशंस। तो एक सबसे बड़ा जो इम्पेडिटमेंट आप मान लो, सबसे बड़ा चैलेंज आप मान लो, वो यही है कि कॉमन ग्राउंड फाइंड नहीं हो रहा है कम्युनिटीज के बीच में। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट ऑल्सो, क्योंकि आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 है, ये बोलता है कि आपको पूरी फ्रीडम है, यू हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपगेट, प्रैक्टिस योर रिलीजन। और इसके साथ ही में आपको आपके रिलीजियस अफेयर किस तरीके से मैनेज करने हैं, वो भी आपको पूरा फ्रीडम है। तो ये बोल रहा है कि भाई जब मेरे को फंडामेंटल राइट के अंदर ये फ्रीडम दी गई है कि मैं किस तरीके से मेरे रिलीजियस अफेयर को, एंड लाइक this your the wedding between टू पर्सन, इट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस अफेयर ना। ठीक है। मतलब आप जैसे हिंदुओं में देख लो फेरे लिए जाते हैं, रिलीजियस अफेयर है। मुसलमानों में देख लो कि जो पढ़ा जाता है वो सब रिलीजियस अफेयर में है। तो ये रिलीजियस अफेयर है। तो वही बोला जा रहा है कि जब एक साइड में आप फंडामेंटल राइट में बोल रहे हो कि नहीं आपको पूरी छूट है, आपको किस तरीके से अपना जो रिलीजन है वो प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है, मैनेज करना है, सब फ्रीडम है आपको। और दूसरी तरफ से आप डीपीएसपी की सुन के आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट कर रहे हो, लॉ लाके बोल रहे हो कि नहीं जितना भी आप सबका अलग अलग है उसको हटाओ, एक कॉमन लॉ लाया जाएगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। तो ये कहाँ की बात हुई? ये तो आप कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कर रहे हो। फिर है अपोजिशन फ्रॉम द रिलीजियस ग्रुप ऑल्सो। बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप ऐसे हैं जो काफी कंजर्वेटिव भी हैं, एंड एवरी ग्रुप हैज सम और अदर
ऑब्जेक्शंस ओवर दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये फंडामेंटल विच इज दिस फंडामेंटलिज्म जो आज के रिलीजन में बहुत डीप रूटेड है, वो अभी 21वीं सेंचुरी में वेनिश नहीं हुआ है। स्टिल वी आर वेरी, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज जो बहुत, हम उसको बोलते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटलिज्म बोल लो, उसको कंजर्वेटिज्म बोल लो, अब जो भी बोल लो, बट द थिंग इज कि दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर ट्रेडिशंस, दे आर नॉट, इवन दो उनको लगता होगा, हो सकता है कि एक पोर्शन इन द कम्युनिटी को लगता होगा कि हाँ ये बहुत ही ऑप्रेसिव पर्सनल लॉज हैं, ये वुमेन पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ही वन साइडेड पेट्रियार्किकल, सिविल कोड भी नहीं बोल सकते, बट ऐसे पर्सनल अफेयर्स हैं। लेकिन वो अगर पूरी कम्युनिटी में चलेगा ना, फिर वो पूरी कम्युनिटी में चलेगा, अगर इतने बंच ऑफ पीपल को लगता है, तो या तो उनको आउटकास्ट कर दिया जाएगा, या उनकी सुनी नहीं जाएगी, या उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। बट व्हाट विल हैपन इज लाइक व्हाट दिस कम्युनिटी इज सेइंग, तो कम्युनिटी को लगता है कि उनकी तरफ से पोजीशन है। देन पॉलिटिकल विल पावर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक आ जाता है, ठीक है। आप किसी भी कम्युनिटी को आप नाराज, पॉलिटिशियंस पर्टिकुलरली नाराज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो दे डोंट वांट टू अबॉलिश द पर्सनल लॉज। उससे क्या होगा कि फिर एक पूरी जो कम्युनिटी है वो नाराज हो जाएगी और उनको वोट नहीं मिलेगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, दिस इज अ लॉट ऑफ वोट बैंक, बट दिस यू कैन नॉट राइट वोट बैंक, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द एग्जाम। बट अगेन इज की देखो, जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने बोला था कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो सती प्रथा को हटा रहे थे, विडो रीमैरिज को कर रहे थे, तो तिलक जी ने एक बात बोली थी कि आप सही कर रहे हो, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये सोसाइटी में खुद में से आने होते हैं। आप ऊपर से लाके इम्पोज कर दोगे तो वो जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीकेबल नहीं होते, वो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसका 1957 के अंदर हमारा जो रिवोल्ट हुआ था, उसका एक मेन रीजन भी यही था कि वो हमारे जो रिलीजन के साथ है, या हमारे जो ट्रेडिशनल अफेयर्स थे उनके साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे ब्रिटिशर्स। वन ऑफ द रीजन वाज आल्सो देयर। बट एट अ पॉइंट आई डोंट अग्री विद तिलक जी ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी I'm not saying कि you have to put very like punishable laws or you have to be very strict with this, but sometimes you have to guide it, ठीक है। जैसे कि हम उस टेम्पल की बात करते हैं जिसके अंदर कि जो वुमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग वो एंटर नहीं कर सकती है। सो वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन था कि नहीं, दिस इज अबाउट द इक्वालिटी। हाउ कैन यू से कि वुमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज के 18 से 13 से 60 साल की जो वुमेन है वो उस टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती है? वाई डोंट दे हैव द इक्वल राइट? सो कभी कभी यू हैव टू फोर्स द थिंग्स, समटाइम्स यू हैव टू शो देम द राइट पाथ ऑल्सो। बट हाँ, वो है कि ये दिस कैन नॉट बी अप टू अ लिमिट, ये एक लिमिट को ब्रेक करके नहीं हो सकता। देन देयर इज प्रैक्टिकल डिफरेंट डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। वही बात हो गई है कि एक कॉमन और यूनिफॉर्म को, एक यूनिफॉर्म कोड को लेके आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 7 कोस पे भाषा बदल जाती है, ठीक है, तो मतलब अक्रॉस द इंडिया डिफरेंट रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, स्टेट, हर में इतनी डाइवर्सिटी, तो जब आप एक यूनिफॉर्मिटी कर दोगे तो वो डाइवर्सिटी डेड हो जाएगी। देन परसेप्शन ऑफ यूसीसी इज एन इंक्रोचमेंट ऑन द रिलीजियस फ्रीडम ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उनके जो राइट ऑफ फ्रीडम्स हैं, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, उसमें इंक्रोच करेगा, उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये दे फियर कि जो एक अगर कॉमन कोड आ गया तो उनका जो सदियों से ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको वो नेग्लेक्ट कर देंगे, उनके जो डायलेक्ट है, उनकी जो लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और जो मेजॉरिटी है उनसे ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है, उनका ज़्यादा रूल चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्टिंग देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्टिंग देयर ओन ट्रेडिशन वाला भी थोड़ा इनहेबिटेशन आता है। फिर सेंसिटिव एंड टफ टास्क ऑल्सो, इट इज़ वेरी 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 सेंसिटिव, क्योंकि सच ए कोड इन इट्स ट्रू स्पिरिट इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस into the personal laws। तो ऐसे में इट इज़ अबाउट बोरोइंग फ्रीली फ्रॉम द डिफरेंट पर्सनल लॉज। हर किसी में इट इज़ बेटर कि ग्रेजुअल चेंजेस लेके आएँ, कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लेके आएँ, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी की, जैसे ट्रिपल तलाक है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो व्हाट वाज इट अबाउट? इट वाज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी, इट वाज अबाउट ब्रिंगिंग द इक्वालिटी। ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, चाहे वो अडॉप्शन के हो, चाहे वो मैरिज के हो, चाहे वो डिवोर्स के हो, ऐसे इश्यूज़ को कम्युनिटीज़ के साथ में लाके इट इज़ बेटर कि ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मोर अवेयरनेस। इट इज़ अबाउट कि अवेयरिंग दीज पीपल कि ये क्यों नुकसानदायक है, क्या उनका सही नहीं है, इन सारी चीज़ों को साथ में लेके ऐसे सेंसिटिव एंड टफ टास्क को फुलफिल करा जाता है। फिर देन फॉल्स कंसेप्शंस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है,
ठीक है, उनको बस ये लगता है कि नहीं नहीं हमारी पूरी आज़ादी ले लेंगे, हमारा पूरा धर्म परिवर्तन कर देंगे, हमारा जितना भी आज तक ट्रेडिशन चलता आ रहा है उन सबको मना कर देंगे। यूसीसी समटाइम ऑल्सो परसीव्ड एज एन इम्पोजिशन ऑफ द हिंदू कोड ऑल्सो। ऐसा लगता है कि हिंदुओं का जो धर्म है वो सब पे, बाकी सब धर्मों पे लगा दिया जाएगा, उसके जो प्रोसीजर होते हैं वो सब पे लगा दिया जाएगा। तो ये माइनॉरिटीज पे अपोजिशन वाली बात लग जाती है कि नहीं आप तो फिर एक ही धर्म की सारी प्रचर्चा करोगे। ऐसा नहीं है इसके अंदर, इट इज कम्प्लीटली इरेशनल। तो ऐसे में जरूरी है कि पहले तो इसके बारे में अवेयरनेस लेके आई जाए कि यूसीसी है क्या। ये हर एक धर्म के लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, लेकिन उनके साथ इसमें ये भी है कि हर एक रिलीजन को जो ट्रेडिशन उसको रिस्पेक्ट करी जाएगी। देखो इंडिया के अंदर ना सेक्युलरिज्म है, हमने पहले बात करी थी कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हम फ्रांस वाला, यूरोप वाला सेक्युलरिज्म नहीं चलाते हैं कि तुम्हारी धर्म की मर्जी है जो करो, हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर है कि नहीं ब्रो, अगर यू आर गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द जेंडर इक्वालिटी, तो फिर सरकार या सुप्रीम कोर्ट आएगी, बीच में इंटरवीन करेगी और इस तरीके के जो प्रचलन होते हैं उनको ये रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इंडिया में इसीलिए इसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोला जाता है। कैसे करा जाए? सबसे पहले तो अवेयरनेस लेके आई जाए। अवेयरनेस हर एक चीज में कि ट्रिपल तलाक अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर इस तरह के डिवोर्स देना या इस तरह की शादी करना या इस तरह के अडॉप्शन के अंदर गलत है तो वो क्यों गलत है। फर्स्ट ब्रिंगिंग दैट एंड देन अवेयरिंग अबाउट कि यूसीसी क्या है और किस तरीके से यूसीसी किसी हिंदू कोड का या हिंदू धर्म का सब पे डालना या आपके जो माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस फ्रीडम इसको कर्टल करना, ये सब नहीं है। सबसे पहले तो अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। देन ग्रेजुअल अप्रोच ऑल्सो, जैसे तिलक जी ने बोला था कि सोसाइटी में ये सारी चीजें खुद से आनी चाहिए। सोसाइटी हैज टू बिकम डायनामिक एंड चेंजिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली होगा कि आप अवेयरनेस लेके आओ, धीरे धीरे छोटे छोटे ट्विक्स करके चेंज करो, लोगों में उनकी समझ चेंज होगी, उनको रियलाइज होगा, तभी ये ग्रेजुअली होता है। समाज में चेंज अगर आपने जबरदस्ती कोई इम्पोज कर दिया तो वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सोसाइटी में इसी तरह के ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, तो एक पीसमेल अप्रोच अपनानी चाहिए। लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी थी 2018 में कि यूसीसी नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप यूसीसी को मैंडेटरी इंप्लीमेंट करो, क्या जरूरत भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि हाँ आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें रिलीजन वाइज आप सबके अपने अपने जो उनके पर्सनल कोड्स हैं उनको देखो। उसके अंदर आपको लगता है कि कहीं पे भी अगर वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसको धीरे धीरे चेंज करना, उसको अमेंड करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो लॉ कमीशन ने यह भी स्ट्रेस करा था कि कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है विद यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। तो आप ऐसे इनिशिएटिव लो कि एक डाइवर्सिटी भी मेंटेन होकर रहे और इस तरह का एक यूनिफॉर्मिटी, अगर यूनिफॉर्म आना जरूरी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, ये सारी चीजें हटना जरूरी है। तो इसने रिकमेंड करा था कि आप जितने भी पर्सनल लॉ हैं सबका कोडिफिकेशन कर दो, ताकि जितने भी ये रिलीजन के साथ में प्रेजुडिसेस या फिर जो स्टीरियोटाइप रिलेटेड होता है कि इस धर्म में ऐसा होता है या फिर ये वाली प्रथा ऐसी है या वो प्रथा वैसी है, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाए। टेक इट वेरी ग्रेजुअली, डू द कोडिफिकेशन ऑफ द पर्सनल लॉ। जहां जहां पे भी पर्सनल लॉज है वहां पे थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट करना स्टार्ट करो, सडनली इतना बड़ा लॉ मत इम्पोज करो। तो यही है कि आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे पहुंच जाओगे, बट यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से अगर आपने सडनली यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा लीगल केसेस के नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक सेक्शन मानेगा, दूसरा सेक्शन नहीं मानेगा, तो फिर वो होगा कि कोर्ट का सहारा लेंगे, है ना, तो वो बात हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन था हमारा यूसीसी के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आया हो यूसीसी क्या होता है, क्यों इसके ऊपर इतनी डिबेट थी और क्यों इसका इम्पोजिशन, क्यों इस पे ये फाइनल एक डॉट पे नहीं बन पाया, क्यों ये फुलफिल नहीं हो पाया था। दिस वाज अबाउट द यूसीसी। सो इसी तरीके से डीपीएसपी में आप पे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लीकर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने लीकर को बैन करके रखा है, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने लीकर को बैन नहीं करके रखा है, सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जा सकते हैं। वेल दिस वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे एंड अच्छा ये आर्ग्यूमेंट इन फेवर भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, मतलब ये मैंने जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए रखा है। इट इज़ नॉट इन द क्वेश्चन में इसको नहीं लिख के आना है क्योंकि पूछा नहीं गया था, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल नहीं लिखनी है क्वेश्चन में, बस ये पूछा गया है कि वो क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्या रोक रहा है उसको, तो हमको सिर्फ वही पॉइंट लिखना है जो रोक रहा है और वे फॉरवर्ड लिखना है। उसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें हमको नहीं लिख के आनी है, बट आप इसका कंप्लीट पिक्चर यहाँ से एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हो। एंड
वी आर हैविंग अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेंस आंसर राइटिंग कब तक करना है, तो इधर यू कैन कीप ड्रॉपिंग द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे हम करते जाएंगे. एंड ऑल्सो इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो वेल दिस इज इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. हैव एन अमेजिंग डे. जो भी अपना शेड्यूल बनाया है आज का, स्टिक टू इट. मन कर रहा है नहीं कर रहा है, लीव दैट अपार्ट. यू हैव टू बी डिसिप्लिन. ओके, कंसिस्टेंसी इज द की. स्टे वेरी कंसिस्टेंट. मन नहीं कर रहा है, आधा घंटा ब्रेक ले लो, मेडिटेशन ले लो, फेवरेट गाने सुन लो, आधा घंटा बिग बैंग या फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड पसंद है वो देख लो, एंड कम बैक टू द स्टडीज. ओके, बिकॉज द टाइम इज वेरी लेस. यू ओनली हैव 50 days. टेक इट 50 days ओनली. 2 महीने भी मत मानो अब इसको. सो you have no time to waste. Okay, all right, so I'll see you guys in the next. Jai Hind.